ठीक है, तो इकोनॉमी स्टार्ट करना आज हमने, तो थोड़ा स्टार्टिंग से ही इसको डिस्कस करेंगे। अप्रोच कैसे है एग्जामिनेशन की, कैसे हमने इसको डिस्कस करना है, क्योंकि बिकॉज इस बार हमने क्या है कंप्लीट करना है इस सब्जेक्ट को टोटली। और एक बेसिकली क्या है कि पैटर्न होता है, प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, उसके बारे में थोड़ा सा हमें फेमिलियर होना चाहिए कि कैसे हमें इस एग्जामिनेशन को अप्रोच करना है। जैसे काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही इकोनॉमी की क्लासेस लगा रखी है, क्योंकि आपने भी नहीं लगाई है इकोनॉमी की ना। तो जब भी हम देखो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, तो एक तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम की डिमांड क्या है, ठीक है ना। तो पेपर आपका पता है इतना बेसिक इंफॉर्मेशन की 3 स्टेजेस में कंडक्ट होगा। पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस और फिर इंटरव्यू, ठीक है। तो हर एक स्टेज की अपनी एक डिमांड है, बट ये नहीं है कि हमने सारे जो फेज है उसको अलग अलग से पढ़ना है कि आप पहले प्रीलिम्स की तैयारी करोगे, फिर अगर क्लियर हो गया तो मेंस के ऊपर जाएंगे, फिर अगर वो हो गया तो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है, हमने क्या कलेक्टिव तैयारी करनी है इस पेपर की, ठीक है। तो उसी तरीके से जब भी कोई भी नया सब्जेक्ट आपका शुरू हो रहा है तो उसकी इसी तरीके से तैयारी करनी है कि एक बार जब पढ़ रहे हो तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सभी तैयार हो जाए, ठीक है ना। तो इसी क्यूमुलेटिव वे में हमने अपनी तैयारी को पढ़ना है, करना है तैयार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमी की, ठीक है। जब हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो जो आपके जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इनको बेसिक्स बोला जाता है, जो 4 पिलर फाउंडेशन तैयार करेंगे आपके उसकी, ठीक है ना। और अगर स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम देखते हैं कि इनमें से 1/4 ऑफ द पेपर आने की उम्मीद रहती है। इसके अलावा करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो इकोनॉमी अकेला एक ऐसा पार्ट है जो 1/4 ऑफ द क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स के आपके कवर करेगा। 15 to 20 क्वेश्चन इसमें से उम्मीद होती है आने की, ठीक है। और 15 से 20 क्वेश्चन में से आराम से इजीली अटेम्प्टेबल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है। वैसे तो जो करने वाले बच्चे जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है वो तो 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। बट फिर भी अगर मानकर चले कि हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े मुश्किल होते हैं, ठीक है, बट फिर भी मोर देन 12 क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अगर आप लेस देन 10 अटेम्प्ट कर रहे हो तो मींस आप कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से 12 से 15 के बीच में अटेम्प्टेबल होते हैं, ठीक है। बाकी भी होते हैं बट आप नहीं है 15 तक अटेम्प्ट करना है, उसमें से 1-2 गलत हो सकते हैं। तो 12 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो हर एक पार्ट में से, ठीक है, तो इस बेसिस से आपकी क्या है इजीली कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो इसी अकॉर्डिंगली हमने तैयारी करनी है। हर एक सब्जेक्ट को इतना पढ़ लेना है कि जो बेसिक क्वेश्चन हैं उसके वो गलत ना हो। और अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है सब्जेक्ट में तो डिटेल में कीजिए कि कुछ भी गलत ना हो। क्योंकि जैसे हम यहाँ पर जीएस का मतलब क्या है, जनरल स्टडीज, तो जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट को पढ़ना है। इतना भी डेप्थ में नहीं चले जाना उस सब्जेक्ट के कि एक सब्जेक्ट में तो मास्टरी कर ली है, जैसे पॉलिटी ज्योग्राफी में तो आता है अच्छे से, बट हिस्ट्री, इकोनॉमी या कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस एंड टेक है जो बिल्कुल छोड़ दिया है, ठीक है ना। यूपीएससी में ऐसे काम नहीं चलता। तो जब जो सिलेबस में मेंशन है जब तक सारी चीजें कवर नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो चाहे सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है, आपने बस ये कोशिश करनी है कि एटलीस्ट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कट ऑफ क्लियर करने की उतना अटेम्प्ट कर सके इसमें, ठीक है ना। तो जब पेपर हम तैयार करते हैं तो देखो 3 चीजें हैं, एक है प्रोसेस, दूसरा पैटर्न, ठीक है, और एक होते हैं फैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है आपका प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस किस चीज का, आपकी तैयारी का, प्रिपरेशन का, ठीक है, कि हमने पढ़ना कैसे है चीजों को। बिकॉज जब तक प्रोसेस सही नहीं होगा आपको चीजों को पढ़ने का तब तक दिक्कत आती रहेगी, ठीक है। थ्रू आउट ये ऐसा नहीं है कि आज आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और अभी आप काफी बच्चे काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं आप में से ना, तो वो जानते हैं कि अभी ये नहीं है कि 2-3 महीने की गेम है, ठीक है। 1 साल 2 साल कई बार 3-3 साल में लग जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, तो उनका भी लॉन्ग टर्म है, मतलब है कि 2 से 3 साल आप सबने यहाँ पर देने हैं इस पेपर को, ठीक है।
तो प्रोसेस उसी तरीके का होना चाहिए कि 2 से 3 साल तक तो आप कम कर सको, और जब उसके बाद पेपर में बैठ रहे हो फिर और ज्यादा समय देने की जरूरत ना हो। ठीक है, कि अगर आप ये है कि आपने चूज इसीलिए किया ना कि ग्रेजुएशन के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, कि जैसे ही ग्रेजुएट होते हो तो साथ ही अपियर हो रहे हो, और 22-23 साल की एज में ही सिलेक्शन आपकी हो जाए ताकि जल्दी सेटल हो लाइफ में, सबका यही मोटिव है ना। तो अगर प्रोसेस सही रहेगा आपकी प्रिपरेशन का, तभी ये एम जो है वो अचीव हो सकता है। अगर प्रोसेस में दिक्कत आती रहेगी स्टार्टिंग से, तो फिर आगे वही 3 साल और आगे बढ़ते जाएंगे, फिर 23 से 26, 26 से 30 होते समय नहीं लगता। ठीक है ना, तो इसके लिए ध्यान में रखना। देखो प्रोसेस है क्या, सबसे पहले तो चीजों को देखो आपने क्या करना है, होता है स्टडी। ठीक है, पढ़ना है। स्टडी का मतलब ये कि जो भी चीजें क्लास में दी जा रही है, अगर मैं कुछ समझा रहा हूँ या डिक्टेट कर रहा हूँ, उसको पढ़ना। ठीक है, एक काम होती है लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या है, स्टडी और लर्न करने में क्या फर्क होता है? याद करना। ठीक है, हाँ, तो पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ स्टडी करना या लर्न करना? ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों में से अगर देना चाहिए, लर्न करना। बिकॉज स्टडी का मतलब ये कि आपने किताब ली और उसको बस पढ़ रहे हो। ठीक है, एक खत्म हुआ दूसरा पढ़ रहे हो, बट दिमाग में कुछ रुक नहीं रहा। ठीक है, पहले भी पॉलिटिक्स स्टडी की, ठीक है, उसके बाद फिर इकोनॉमी स्टडी की, हिस्ट्री स्टडी की, तो पढ़ते जा रहे हैं आगे। स्कूल में भी कर रहे थे, कॉलेज में, कोचिंग में कर रहे हैं, ये एक शौक सा बन गया स्टडी करना आगे। बट ये है मेन प्रोसेस लर्निंग, कि जब तक चीजें याद नहीं करोगे और जब तक लर्न नहीं होगा, तब तक वो चीजें क्या है, रिटेन नहीं रहेगी दिमाग में। और जब तक वो रिटेन नहीं रहेगी, तब तक पेपर में उनको रिकॉल नहीं किया जाएगा। मेन चीजें ये है, देखो डिमांड अगर आप देखते हो ना, तो ये 3 चीजें मेन डिमांड है इस पेपर की। सबसे पहले चीजों को याद रखना है, समझना है, पढ़ना सबने है, स्टडी करनी है। उसके बाद जो पढ़ा उसको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, ताकि चीजें रट जाए, दिमाग में स्टैब्लिश हो जाए। ठीक है, फिर उसको रिकॉल करने की कोशिश करनी है, बिकॉज पेपर में यही होगा। जब एमसीक्यूज भी सामने आ रहे हैं ना, तो पढ़ा भी हुआ है, याद भी किया हुआ है, बट अगर याद नहीं आया पेपर में, तब दिक्कत आएगी। चैलेंज होता है ना, आपने भी अटेम्प्ट किए होंगे अगर कोई टेस्ट, उसमें यही देखा होगा कि पढ़ा सबने है, बट पेपर में रिकॉल नहीं हो पा रहा। उसमें दिक्कत क्या होती है कि आपने ये सब किया, बट आपने चीजों को रिवाइज नहीं किया। ठीक है, तो रिवीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आप एक पेज रोज पढ़ रहे हो, बट उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहना, जब तक वो पूरी तरह एस्टैब्लिश ना हो जाए। ठीक है, एक ऐसा तरीका होता है, जब हम इस प्रोसेस को लंबे समय तक करते हैं ना, फिर नोटबुक खोलकर पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आपको पता होगा कि अगले पेज में क्या लिखा होगा। इतनी बार उन चीजों को पढ़ लेना है। ये होता है ना, स्कूल कॉलेज में आप पढ़ रहे हो तो पता होता है कि अगले पेज पे क्या है, तो आधी से ज्यादा चीजें दिमाग में एस्टैब्लिश हो जाती है। और जब पेपर में हाथ में पेन होता है ना, तो वही नोटबुक अपने आप दिमाग में घूमनी शुरू हो जाती है कि हाँ, उस पेज पे ये लिखा तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, उससे वो चीजें कैसे आएंगी, रिवीजन के साथ, रिटेंशन और रिकॉलिंग के साथ, जब आप ये कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस है आपका प्रिपरेशन का। पहले पढ़ो चीजों को, फिर उसको याद करो, समझो। ठीक है, फिर रिटेन और रिकॉल करने की कोशिश करो। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे चीजों को, उतना ज्यादा रिटेंशन और रिकॉलिंग एबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी पेपर में। ठीक है, देन सेकंड थिंग इज द पैटर्न। पैटर्न क्या है ये सर सर एक चीज पूछनी थी विद रिस्पेक्ट टू, जैसे अभी बात कर रहे हैं सर, अभी लाइक नया सब्जेक्ट शुरू होता है सर, हमने एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सर, प्लस साथ में करंट अफेयर्स हैं सर, हाँ जी, जो डेली के चल रहे हैं सर। तो अभी इसमें जो अप्रोच है सर, वो किस पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए, कि आप जो पढ़ रहे हो पहले वो एक बार पूरा खत्म करो, या वो जो पढ़ रहे हो साथ में करंट अफेयर पढ़ो, और साथ में ही जो आपका जो आपने पुराना पढ़ा है वो, बिकॉज तीनों चीजें एक साथ पैरेलली करनी मुश्किल हो जाती है सर। थोड़ी सी मुश्किल है, बट देखो दिक्कत क्या है, मतलब अभी हमने देखो आईआर खत्म कर लिया है, इवनिंग की क्लासेस में हमने आईआर किए थे। ठीक है, अब उसको बार बार रिवाइज करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर हम आईआर पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि वो चीजें पढ़ रखी है, अगर साथ के साथ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप अपने आप को शेड्यूल इस तरीके से करो कि जैसे अब जो आज हम क्लास में पढ़ेंगे, ये तो एक तो आज शाम को पढ़ना है, एक बार सुबह क्लास में आने से पहले एक बार देख कर आना है चीजों को। ठीक है ना, तो 2 चीजें देखो, जब मैं पढ़ाऊंगा ना, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, पहले समझाऊंगा बातें, फिर उसको डिक्टेट करेंगे इस बार में। ठीक है, ताकि आप नोट्स बना सको। तो 2 बार तो चीजें दिमाग में से ऑलरेडी निकल जाएंगी जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थर्ड टाइम आपने घर जाकर उसको पढ़ना है। फोर्थ टाइम जब आप घर से, ठीक है, आ रहे हो मेरी क्लास अटेंड करने के लिए, तब रिवाइज हो जानी है। ठीक है, उसको उतना ही समय दो। जब क्लास में ध्यान से सुनी हुई है ना चीजें, तो घर में 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ही लगेगा उस चीज को। उसके बाद रहता है आपका न्यूज़पेपर।
ठीक है, न्यूज़पेपर रीड करना आपने तो 1 घंटा न्यूज़पेपर को देना है, आप टाइम निकाल लीजिए कि कब उसको दे पा रहे हैं। फिर साथ में जो सब्जेक्ट्स हो गया उसको थोड़ा थोड़ा देखते जाओ, रिवीजन। बिल्कुल छोड़ दोगे तो फिर से दोबारा स्टार्टिंग से हमें करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि आपका डे ऑफ जो है रूटीन कैसा है, अपने रूटीन के अकॉर्डिंगली इसको चीजें को सेटल करना। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, बाकी धीरे धीरे हम देखेंगे इसको। ये क्लियर है? ओके मैम। यस सर। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग इज द पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या होता है कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। और जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है ना, इसमें पैटर्न चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे आप स्कूल यूनिवर्सिटी के जब पेपर देते हो ना, तो पता है 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो आगे आपका काम हो जाएगा, वैसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बट यूपीएससी में पैटर्न रिपीट नहीं होता, थोड़े समय तक पैटर्न वो चलता है, बट टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है ना। तो आपने क्या करना है, इसके लिए प्रोसेस वही है आपका कि आप क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनको बार बार देखते रहो। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, सिलेबस। बिकॉज मे बी पैटर्न चेंज हो जाए, सिलेबस तो फिक्स है। जो यूपीएससी ने सिलेबस दे दिया उससे बाहर चीजें तो नहीं आएंगी ना, मतलब थॉट प्रोसेस वही होता है क्वेश्चन के पेपर में आने का। हमने देखा भी है, आप जो आपने मेंस के पेपर भी देखे होंगे, तो चीजें वही आ रही है जो आप क्लास में डिस्कस करते हो। उन चीजों को हम डिस्कस भी करेंगे क्लास में साथ के साथ जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब दिक्कत क्या है, सिलेबस तो नहीं है, क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, तो जैसे चेंजेस आ रहे हैं उस अकॉर्डिंगली तैयारी करो। अगर पिछली बार वाला पेपर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो इस बार भी आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे जो नया पेपर आपका आ रहा है इस तरीके से। तो ये पैटर्न के आपने ध्यान में रखना है कि कैसे चीजें आपकी स्टैब्लिश हो रही है। ठीक है ना। देन नेक्स्ट थिंग इज फैक्ट। ये आपने चीजें अभी नोट की होंगी कि जब भी कोई नया सब्जेक्ट शुरू होता है तो बहुत सारे नए फैक्ट आपके सामने आते हैं। हर एक सब्जेक्ट में नई नई चीजें सीखते हो, पॉलिटी में कुछ नया सीखा, हिस्ट्री में कुछ नई चीजें सीख रहे हो, अभी इकोनॉमी में हम नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम आपका आएगा कि रिवाइज करो और रिटेन और रिकॉल करने की कोशिश करो। ठीक है ना। अब दूसरी चीज देखो, ये तीनों चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रोसेस आपने ध्यान से अपना तैयार रखना है, जो बता रहा हूँ ये थ्रू आउट दी क्लासेस कंटिन्यू रखना है, ये नहीं कि एक दिन तक छोड़ दिया। और जब तक सिलेक्शन नहीं होती तब तक प्रोसेस को रखना है। इस एग्जामिनेशन में सक्सेस वही होता है जो कंटिन्यूस रहता है अपने प्रोसेस के साथ, पंक्चुअल रह रहा है। ठीक है ना, और थोड़ा सा पेशेंट रहता है एग्जामिनेशन के प्रति। कुछ 3-4 वैल्यूज हैं, अगर आप वो फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आप इजीली प्रोसेस को जो है इजीली पेपर को क्रैक कर सकते हो। कोई बड़ा चैलेंज नहीं है पेपर में। यहाँ चैलेंज क्या है कि तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पेपर मुश्किल नहीं आता। बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छे से तैयारी करेगा वो जल्दी क्रैक कर लेगा, जो थोड़ा सा ढीला रह जाएगा उसको अगले साल फिर से करना पड़ेगा। चैलेंज भी है, बिकॉज अगर अगर पेपर मुश्किल होता तो कट ऑफ 90% तक जा रही है। कट ऑफ कितनी जा रही है, 50%, 55%। ये पता है ना सबको, बेसिक प्रीलिम्स में भी 55 to 60% के अराउंड कट ऑफ रहती है, और मेंस में अगर 55% आ गया तो टॉप करोगे आप इसमें। ठीक है ना। तो अगर मुश्किल होता तो मतलब बहुत सारे लोग टॉप कर रहे हैं, प्रोसेस इतना वो नहीं है। आपने बस 50-60% तक की तैयारी यहाँ पर करनी है, कितना आप ठीक कर सको जो भी चीज अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, जब आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो मतलब ऐसे 80 अटेम्प्ट करने के बाद आपके 60 ठीक होने चाहिए, तो मतलब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे। मेंस जब लिखे तो आपके सामने कोई स्टेटमेंट आई तो आपके दिमाग में 150 से 200 वर्ड्स आए उसके बारे में। ठीक है, वो धीरे धीरे कंटेंट और क्वालिटी इंप्रूव होती रहेगी, बट एटलीस्ट ये तो है ना कि मेरे से कुछ भी पूछ लो मैं उसके बारे में 100-150 वर्ड्स लिख दूंगा, ये रिक्वायरमेंट है बस पेपर की। ठीक है, उसी की तैयारी करें, पढ़ेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, पढ़ना बहुत ज्यादा, स्टडी करना है, लर्न करना है, बट जो रिक्वायरमेंट है पेपर की वो फुलफिल करनी है हमने। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है हमें। देन नेक्स्ट थिंग इज क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट थिंग इज दी सब्जेक्ट की इकोनॉमिक्स, और इसको तैयार करने के लिए कोई डाउट होता है कि सोर्सेज सोर्सेज क्या फॉलो करने हैं हमने जब इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर सोर्सेज होंगे क्लास नोट्स। ठीक है, कुछ कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे और उनको साथ के साथ क्लास में डिस्कस किया जाएगा और आपने नोट करनी है। ठीक है, क्लास नोट तैयार करने ये वही चीज है जो मैं पहले समझा रहा हूँ, फिर आपको डिक्टेट करूंगा। रिकॉल और रिवाइज करना इनको सबसे ज्यादा आसान है क्लास नोट्स को, तो ये अच्छे से मेंटेन करनी है। ठीक है ना। और देखो, दो तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक है स्टैटिक और दूसरे होते हैं डायनेमिक।
ठीक है, स्टैटिक मीन्स कि जो चेंज नहीं होता, जो है वही हमने पढ़ना है। लाइक हिस्ट्री इज अ स्टैटिक सब्जेक्ट, 1947 से पहले जो हो गया वो हो गया। अब वो बदल तो नहीं सकते ना कि 47 की जगह 48 में आजादी आ जाएगी, या नेहरू थोड़ी ठीक है लेट जो है वहां पर सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे, वो फिक्स है। तो जो है उसको एज इट इज याद कर लेना और वो चेंज नहीं होगा उस बेसिस पे। ठीक है, देन डायनेमिक सब्जेक्ट ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट। आरबीआई जब हम पिछली बार इकोनॉमिक्स कर रहे थे तो रेपो रेट डिक्रीज कर रहा था, कोविड का समय चल रहा था उस समय। ठीक है, अब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो रेपो रेट इंक्रीज किया जा रहा है। तो उन बच्चों ने उस समय जब हमने पढ़ा था तो ये देखा था ना कि रेपो रेट कम किया जा रहा है, उसके फायदे क्या है। आज ये देखें कि रेपो रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके फायदे क्या हैं। तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। बट इसमें भी जो कंसेप्ट होते हैं ना, देखिए जितने भी कंसेप्ट हैं ये सारे क्या हैं, कुछ स्टैटिक्स होते हैं, कुछ नए कंसेप्ट डेवलप हो रहे हैं। तो अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई आपके सब्जेक्ट्स की तो फ्यूचर में दिक्कत आने वाली नहीं है उसमें। तो मेन फोकस इसी के ऊपर करने की, कंसेप्ट समझो और कंसेप्ट के साथ साथ आपने क्या है करंट के साथ उसको रिलेट करना है। जैसे सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स यहाँ पर होता है आपका न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर बेसिकली क्या चीजें कवर करेगा, डायनेमिटी ऑफ दिस सब्जेक्ट। क्योंकि जो भी टॉपिक हम क्लास में डिस्कस करेंगे आपको 10-15 दिन के अंदर वो न्यूज़पेपर में जरूर मिल जाएगा। वैसे तो ये होता है कि जो भी क्लास में चल रहा होता है ठीक है अगले हफ्ते ही वो न्यूज़पेपर में कवर होगा। तो धीरे धीरे करके जैसे ही टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे तो न्यूज़पेपर समझ आना स्टार्ट होगा। और ये पढ़ना है, कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं। आप मैगजीन्स ले लो ठीक है, तो जितना जल्दी ये चीज रियलाइज कर लोगे आपके फायदे में है, वो शॉर्टकट है। ठीक है ना, अब मुझे एक महीने के न्यूज़पेपर में से एक 60 पेज की मैगजीन बनानी है, तो आप ऑब्वियसली देखोगे ना कि बहुत सारी चीजें मैं छोड़ दूंगा जो मैं मैगजीन तैयार कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ उन चीजों के ऊपर फोकस करूंगा जो चीजें याद करवानी है, जो हाईलाइट हो रहा है। अब या तो उन 60 पेजों को रट लो, या फिर आपने पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा और अब आपको पता है कि जो न्यूज मैगजीन बनेगी उसमें क्या होगा। फिर शॉर्ट टर्म के लिए नोट्स बनाने की बजाय आप मैगजीन को रेफर कर सकते हो आगे, बट न्यूज़पेपर डेली रीड करना है। ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में नहीं, सभी सब्जेक्ट्स में आपकी मदद करेगा। इकोनॉमिक्स में भी करेगा, आईआर में भी करेगा, एथिक्स में भी करेगा, पॉलिटी में भी करेगा, जितने भी सब्जेक्ट है। साइंस एंड टेक में देखो आप डेली न्यूज आती है साइंस एंड टेक की, ठीक है, तो उसको कवर करना है। उसको एक हैबिट बना लो कि डेली 1-1.5 घंटा जो है न्यूज़पेपर को देना ही देना है। ठीक है, और उसका नुकसान नहीं है, वो आपको आगे पता चलेगा, ये आपके सीसेट के पेपर में भी आपकी मदद करने वाला है। ठीक है, सीसेट में जैसे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं ना, तो आजकल कॉम्प्रिहेंशन की लैंग्वेज मुश्किल आ रही है। अगर आप देखते हो तो सीसेट भी चैलेंजिंग होता जा रहा है बच्चों के लिए क्वालिफाई करना। तो अगर आप रीड कर रहे हो न्यूज़पेपर डेली तो मतलब आपके दिमाग को वो आदत है पढ़ने की बहुत सारी चीजें। और देखते होगे ना अगर पेपर में जैसे न्यूज़पेपर के कॉलम्स होते हैं वैसे ही वो पेपर में भी बनाते हैं, कॉलम वाइज जो है वो दिया जाता है, ताकि वो चेक कर रहे हैं कि बच्चा एक समय में कितने वर्ड्स पढ़कर एनालाइज कर पा रहा है। तो न्यूज़पेपर से बहुत सारे पर्पस सोल्व होते हैं, उसको रीड जरूर करना है डेली। ठीक है, चाहे समझ नहीं आ रहा बट टाइम के साथ जब आप पढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे समझ आएगा। ठीक है, तो ये दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा कुछ आपको ठीक है पीडीएफ फाइल्स भी शेयर की जाएंगी, तो उसको आप देख सकते हो आगे साथ में रेफर कर लीजिए। बट ये दो चीजें मेन है। देन अगर आपको बुक रेफर करनी है, देन एक संजीव वर्मा की बुक है, द इंडियन इकोनॉमी। ये इकोनॉमी की अच्छी बुक है, बट क्योंकि ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है तो हर साल बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। जैसे बजट और इकोनॉमिक्स और इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका बजट, और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे। ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे, तो ये दो चीजें आपने यहाँ पर फॉलो करनी है। अभी देखो जब तक बजट आएगा तब तक इकोनॉमी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फाइव को बजट इंट्रोड्यूस होता है तो तब तक आपको पता चल जाएगा कि बजट में क्या करना है। इस बार हम पिछला बजट भी डिस्कस करेंगे, जैसे पिछली बार भी आपने अटेंड की थी बजट की क्लासेस, तो उसको हम क्लास में ही कवर करने की कोशिश करेंगे जो बजट है। इकोनॉमिक सर्वे क्या है, ये पिछले एक साल का डेटा आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो तो अलग से इकोनॉमिक सर्वे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट फिर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसमें होंगी तो हम उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे पेपर से पहले। ठीक है, तो ये दोनों चीजें फॉलो करनी है, ये चेंज होता रहता है।
और इकोनॉमी में भी फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, कभी रेपो रेट बढ़ गई, कभी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी है, कभी एक्सपेंशनरी है, ठीक है। तो बुक जो है वो चेंज नहीं होगी, पर जो क्लास नोट्स आपने तैयार किए हुए हैं ना उसमें मार्जिन्स मेंटेन करनी है, ताकि जो भी चेंजेस आ रहे हैं आप उसको वहां अपडेट करते रहो न्यूज़पेपर में से। पूरी न्यूज नहीं लिखनी, बट मेन कंक्लूजन जो न्यूज में से निकल रहा है उसको नोट डाउन कर लो, और वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में जब आप देखोगे, ठीक है ना। तो इन सोर्सेज के ऊपर ध्यान में रखना है, तो क्लास नोट्स अच्छे से बनाने हैं, न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर दो, आज से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जो पीडीएफ होंगे उसको एक बार रीड करना है। देन अगर आप चाहते हो तो कोई बुक पढ़नी है तो संजीव वर्मा की करते हैं, एक रमेश सिंह की भी आती है, पर वो थोड़ी सी मोटी है, इनिशियली उसको मत पढ़ो, संजीव वर्मा एक अच्छी है, उससे कंसेप्ट बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं उसके बाद, ठीक है। वैसे तो इसकी भी जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ क्लास नोट से चीजें करोगे, न्यूज़पेपर कर रहे हो तो सफिशिएंट है उसके लिए, ठीक है। देन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, इकोनॉमिक्स, दो टर्म्स हमारे यहां पर आती है, जो कि इकोनॉमिक्स और एक होती है इकोनॉमी। क्या आप में से किसने पढ़ा है पहले स्कूल या कॉलेज में इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी? आप पढ़ रहे हो ना, आपने भी किया है, अभी कर रहे हो इकोनॉमिक्स, 12th तक किया है, हाँ जी, ग्रेजुएशन की है, बीकॉम किया है, इसी में एमए बीकॉम बीकॉम कर रहे हो या एमकॉम, सॉरी, अच्छा इकोनॉमिक्स में ही है, गुड, फिर तो चलो आपको पता है इसके बारे में, बताइए इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फर्क होता है। कोई नहीं, ट्राई करो, कुछ नहीं होता, मैं भी बताऊंगा। जैसे इकोनॉमिक्स में कोई सब्जेक्ट मैटर आ गया, जैसे इकोनॉमी एक पर्टिकुलर देश की, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और इकोनॉमी क्या है, जब हम उसको एक रीजन के साथ लिंक कर देते हैं तो उसको इकोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे कि ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटीज, ठीक है। सोशल एक्टिविटीज मींस आप मैरिज में जा रहे हो, फैमिली का आप एक पार्ट हो, इस तरीके से सोसाइटी में आप डेली इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है, कभी किसी से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, तो ये सारी सोशल एक्टिविटीज हैं, रिलेशन, जो सोशल रिलेशन आपके होते हैं, ठीक है। देन ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, जैसे आप इलेक्शन में, कुछ लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग वोट डालने जा रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, ठीक है ना। सोशल एक्टिविटीज को कहां पढ़ा जाता है, सोशियोलॉजी में, स्टडी ऑफ सोशल एक्टिविटीज इज नोन एज सोशियोलॉजी, ठीक है। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको कहां पढ़ा जाएगा, इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक सब्जेक्ट है जो बेसिकली क्या स्टडी करता है, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Economics is the study of economic activities performed by economic actors। कि जो भी इकोनॉमिक एक्टर्स हैं, जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जांपल क्या होंगे, जैसे पॉलिटिकल एक्टिविटी में हमने बताया वोट डालना, इलेक्शन कंटेस्ट करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जांपल, टैक्स पे करना इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और रेवेन्यू कहीं से आना, एक्सपेंडिचर करना, ये, और ठीक है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक एक्टिविटी है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई चीजों को प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चरिंग, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपने इंस्टीट्यूट को फीस पे की, ठीक है, उसके बदले में मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो मुझे सैलरी देंगे, ठीक है, इसको क्या है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो सर्विसेज, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट आपको बनता है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, दीज थ्री आर, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और अगर हमें इसको डिफाइन करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप डिफाइन कर सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज,
कि आपने रिसोर्सेज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। कैसे हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं? 3 तरीके से। सबसे पहले प्रोडक्शन, के प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कंजम्पशन। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ये 3 चीजें आपको होती हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, अब देखो रिसोर्स, जैसे हम देखें लैंड, एग्रीकल्चर में बेसिकली क्या हो रहा है, हमने देखा एग्रीकल्चर में पहले क्या होगी? प्रोडक्शन। किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, व्हीट, कॉटन आपने प्रोड्यूस किया, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जहां पर लोग उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्टली व्हीट को कंज्यूम नहीं कर सकते, कोई उसको फ्लोर में कन्वर्ट करेगा, आटे में बनाएगा, ठीक है, कोई उसके बिस्किट बना रहा है, आगे कोई ब्रेड बना रहा है, तो हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग, ठीक है, सोर्सेज को, और वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं यूजेबल फॉर्म्स में, ठीक है, और लास्ट में कंज्यूमर के पास वो चीजें आती हैं और कंज्यूमर उनको क्या है, कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, तो ये कंजम्पशन है। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग में सपोज एक जगह पर प्रोडक्शन हो रही है गाड़ियों की, कार प्रोड्यूस हुई, प्रोड्यूस होने के बाद फिर जो सेलर, जो डीलर्स हैं आपके, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम वहां से चीजें खरीद लेते हैं, तो ये क्या है बेसिकली कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन और लास्ट में कंजम्पशन। दिस मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब रिसोर्स क्या होता है? व्हाट इज रिसोर्स? ये हम पढ़ते हैं संसाधन, हिंदी में कहते हैं रिसोर्स को। क्या है रिसोर्स? रिसोर्स देखो, एनीथिंग दैट कैन बी पुट टू यूज, कोई भी चीज जिसको आप इस्तेमाल में लेकर आ सकते हो, ठीक है। क्या इस्तेमाल करना है? टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी चीज को अगर आप यूज में लेकर आ सकते हो, वो क्या बन जाता है? रिसोर्स। जैसे अभी ये पेन है, अभी मेरे लिए क्या है? रिसोर्स है, बिकॉज मेरी जरूरत क्या है? पेन के ऊपर लिखना। अगर ये पेन नहीं होगा यहाँ पर तो मैं लिख नहीं पाऊंगा पेन के ऊपर, तो मेरी जरूरत पूरी करे तो ये मेरे लिए रिसोर्स है। कुर्सियों के ऊपर आप बैठे हो, ठीक है, अगर चेयर्स नहीं होंगी तो आपको नीचे बैठना पड़ेगा, आपकी जरूरत है बैठकर पढ़ने में, उसको ये पूरा कर रहे हैं। एसी है, ठीक है, तो ये रिसोर्स है, नहीं होगा तो गर्मी लगेगी यहाँ पर थोड़ी देर में, अगर बंद हो जाएगा तो ये भी आपकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। तो जो भी हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है और हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स, ठीक है। लिख लो रिसोर्स की डेफिनेशन, anything that can be put to use, anything that can be put to use to satisfy human needs, anything that can be put to use to satisfy human needs is known as a resource, ठीक है। resources are of 3 types, first is physical, second human, and third is capital। रिसोर्सेज 3 तरह के होंगे, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड कैपिटल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स में जैसे लैंड, लैंड इज अ फिजिकल रिसोर्स, वाटर इज अ फिजिकल रिसोर्स, कोल इज अ फिजिकल रिसोर्स, ठीक है, तो ये फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब खाली जमीन पड़ी है तो क्या आप उसको रिसोर्स बोलोगे? उसको यूज में लेकर आना है, खाली जमीन रिसोर्स नहीं है। अगर आपने, ठीक है, वहां पर सीड्स डाले, सीड्स के बाद इरिगेशन की, उसके बाद फसल उगनी शुरू हो गई, तो अब वो रिसोर्स बन गया। रिवर्स में से वाटर फ्लो होता जा रहा है, ठीक है, तो क्या वो रिसोर्स है? ठीक है, नहीं रिसोर्स बोलेंगे। अगर आपने उसको डाइवर्ट कर दिया इरिगेशन के लिए, अब वो रिसोर्स बन गया। उस वहीं पर आपने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना दिया, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, नाउ वाटर इज द रिसोर्स। सदियों से कोयला जो है वो जमीन के नीचे दबा हुआ है, ठीक है, बट जब तक हमें उसका यूज नहीं पता था कि उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तब तक रिसोर्स नहीं माना जाता। तो 2 चीजें हैं देखो, रिसोर्स बनाने के लिए किसी भी चीज का हमें सबसे पहले तो इस्तेमाल पता होना चाहिए, और दूसरा टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसको यूज करने के लिए। जब तक हमें उसका इस्तेमाल नहीं पता, और या फिर हमारे पास उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, तब तक हम रिसोर्स नहीं बोल सकते। जैसे कोयला का ही अगर एग्जांपल दें, तो जब तक इंजन नहीं बने थे,
कोयले को यूज करके आप कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, तब तक वो कोई यूजफुल नहीं था। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, तो लोगों ने कोयले को यूज करना शुरू कर दिया, पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया आगे। ठीक है, सोलर एनर्जी रिसोर्स है या नहीं है? सोलर एनर्जी है या नहीं है रिसोर्स? है। ठीक है, बट जब तक हमें ये नहीं पता था कि सोलर एनर्जी से पहले क्या कौन यूज करता था सोलर एनर्जी को? सिर्फ प्लांट्स। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर फूड, यही हो रहा था ना। बट अभी हमने क्या किया, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं सेमीकंडक्टर्स को यूज करके आगे। तो हमने उसको रिसोर्स बना लिया, यूज पता चल गया और साथ में टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर गई। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान में आपकी होनी चाहिए। अगर सपोज आपके पास सिर्फ यूज है बट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्स मतलब उसके अंदर क्षमता है, ठीक है, आपकी जरूरतों को पूरा करने की, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूटिलाइज करने की। तो उसको जैसे हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रोजन से, वाटर से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, बट अभी उतनी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, उसके ऊपर काम चल रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है ना। जैसे स्टबल बर्निंग एक बड़ा चैलेंज है पंजाब हरियाणा इस इलाके में, तो बोल रहे हैं हम उसको इथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज कर सकते हैं। अगर यूज उसका पता चल जाए तो वो रिसोर्स बन जाएगा। अभी लायबिलिटी है, जला देते हैं, ठीक है। कहां अगर उसको किसी और जगह हम यूज कर लें तो उससे रिन्यूमरेशन जनरेट हो जाएगी, फाइनेंशियल कैपिटल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। देन ह्यूमन बींग्स रिसोर्स है या नहीं है? सभी ह्यूमन बींग्स रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि सबका यूज नहीं कर सकते। जो पढ़े लिखे होंगे, जो हेल्दी होंगे, वही यूजफुल होंगे ना आगे। जो पढ़ा ही नहीं है, जिसके पास या तो स्किल हो, अगर आप नहीं पढ़े आपके पास कोई स्किल है, आपके पास हाथ की कार्य के लिए उससे आपका इस्तेमाल बनता है, तो वो भी एक तरीके की नॉलेज है। ठीक है ना। आप बीमार रहते हो, ठीक है, आपको कंपनी ने हायर किया, 30 में से 15 दिन तो आप बीमारी की छुट्टी लेकर बैठे रहते हो, तो क्या आपको अच्छा रिसोर्स माना जाएगा? आपको निकाल दिया जाएगा जॉब में से। तो एक तो एजुकेटेड होगा, स्किल्ड होगा और हेल्दी होगा, तभी हम उसको रिसोर्स कंसीडर करते हैं, वरना रिसोर्स नहीं है। जैसे इंडिया अभी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा, तो इसका मतलब तो बहुत रिसोर्स बढ़ रहे हैं हमारे, चाइना से आगे बढ़ निकल जाएंगे। बट क्या है, ना तो वो पढ़े लिखे हैं ना ही स्किल्ड हैं, और अनहेल्थी है, बीमारियां कितनी ज्यादा फैल रही हैं। इसलिए हमें चैलेंज है ये कि इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कैसे रिसोर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैपिटल मींस मनी, अभी के लिए आपने ये समझना है। तो अगर आपके पास पैसे हैं और उसको आप एक प्रोडक्टिव काम के ऊपर यूज कर सकते हो, तो वो भी रिसोर्स है। ठीक है ना। आपके पास पैसे आपने बिजनेस में लगाए, वहां से रिटर्न्स आ रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप देखो, आपके पेरेंट्स आपके एजुकेशन के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, तो वो भी फाइनेंशियली खर्चा कर रहे हैं ना, 3 साल 4 साल और खर्च करेंगे आगे, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में रिटर्न आनी है यहीं से। जब ऑफिसर बन जाएगा तो अपना नाम होगा, ठीक है, पैसे तो अलग से कमाएंगे, ऊपर से भी आएंगे, ये चलते हैं ना इसमें। तो ये इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए वो डरते नहीं आपके ऊपर खर्चा करने के लिए, अभी 2-3 साल तक और करेंगे आगे। ठीक है ना। तो ये समझनी है चीजें। क्लियर है ना। रिसोर्स क्या है? Then next thing is organization of resources। तीन तरीके से, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। अब ये फैसला कौन करेगा कि कैसे रिसोर्सेज को यूज करना है, कौन प्रोड्यूस करेगा, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कौन कंज्यूम करेगा, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है ना। तो इसके लिए बेसिकली हमने जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखी थी, इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय इकोनॉमिक एक्टर्स। इकोनॉमिक एक्टर्स कौन होते हैं? इकोनॉमिक एक्टर्स किसको हम बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टर्स वो लोग होते हैं जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टर्स आर दी पीपल हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है, अभी हम देखेंगे कौन से डिसीजन लेने जाते हैं, कौन कौन इसमें कवर हो जाएगा। सबसे बड़ा इकोनॉमिक एक्टर होता है आपकी सरकार, गवर्नमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टर होता है आपका प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, थर्ड इज हाउसहोल्ड। Government, private sector and household. These are the three important economic actors जो सोसाइटी में इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। देखो इकोनॉमिक डिसीजन क्या लेने हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है,
resources. So there are two important challenges to the resources. Challenges of economics. दो challenges होते हैं बेसिक. सबसे पहला, these resources are limited. रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है. ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है? जो जरूरतें पूरी करनी है रिसोर्सेज के साथ. ठीक है. नीड्स आर अनलिमिटेड. यही हो रहा है ना. रिसोर्सेज लिमिटेड है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर कैपिटल हो, लिमिटेड है सबके पास. बट जरूरतें जो उनसे हमने पूरी करनी है दे आर अनलिमिटेड. ठीक है. तो मेन चैलेंज ये है कि कैसे हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके सोसाइटी की अनलिमिटेड नीड्स को पूरा करें. ये दो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं. थर्ड एक और चैलेंज इसमें होता है कि रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूज. जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, हर एक रिसोर्स का क्या है, एक अल्टरनेट यूज है. अल्टरनेट यूज मींस जैसे अभी 9 into 1040 इकोनॉमी चल रही है. इस समय में आप पॉलिटी भी पढ़ सकते हो, हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हो. तो टाइम का अल्टरनेट यूज है ना. तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या कर रहे हैं. आपने इकोनॉमी पढ़ना है तो इकोनॉमी पढ़ाया जा रहा है इस समय में. ठीक है ना. अगर पढ़ना नहीं, आप कॉलेज में नहीं हो, आप खेल भी सकते हो इस समय में जाकर, मूवी देखने भी जा सकते हो या सो सकते हो. तो टाइम के अल्टरनेट यूज है. टाइम इज आल्सो अ रिसोर्स. तो आपको कैसे यूज करना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है. और हमें कैसे यूज करना है, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो है नीड्स, अनलिमिटेड नीड्स जो है वो फुलफिल हो सके इस तरीके से, है ना. जिस जगह पर, जैसे अगर सरकार की बात करें, सरकार के पास पैसा आता है और बजट के थ्रू सरकार वो पैसा है अलग अलग जगह पर एलोकेट करती है ना. अब अगर गवर्नमेंट चाहे कि मुझे हेल्थ सेक्टर में ज्यादा एक्सपेंडिचर करना है, तो पैसे लिमिटेड है, 100 करोड़ है, तो मैंने 50 करोड़ हेल्थ में लगा दिए. बट अगर मुझे पता है कि चाइना जो है बॉर्डर के ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है, तो हेल्थ से हटाकर मैं डिफेंस के ऊपर खर्चा करना शुरू कर दूंगा. तो अल्टरनेट यूज है ना. अगर मैं डिफेंस इक्विपमेंट खरीदूंगा ज्यादा, तो इकोनॉमी में हेल्थ, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं हो पाएंगे. ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर करना या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर एक्सपेंडिचर करना. ठीक है ना. तो ये अल्टरनेट यूज है. कौन डिसाइड करेगा कि कहां पर ज्यादा है? कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट, इकोनॉमिक एक्टर. सरकार का फैसला है कि कहां रिसोर्सेज को यूज करना है. अल्टरनेट यूज है इस बेसिस के ऊपर. तो जो भी आर्थिक फैसले लेते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग जो करते हैं, उनको इकोनॉमिक एक्टर कहते हैं. ठीक है. सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर. या फिर तीन क्वेश्चंस आप यहां पर देखो. सबसे पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमने इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करना है. सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस. ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करना है. देन फॉर whom to produce. क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. ये तीन प्राइमरी क्वेश्चन हैं. जो इन क्वेश्चंस का जवाब देगा जो इकोनॉमी में, उसको इकोनॉमिक एक्टर बोला जाएगा. जैसे सरकार सोचेगी कि रिसोर्सेज को यूज करके मैं क्या बनाऊं. ठीक है. कैसे बनाऊं, क्या बनाऊं का मतलब क्या है. जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा कि हेल्थ हॉस्पिटल्स बनाऊं या फिर टैंक बनाऊं. ठीक है. जैसे अभी नया जो हेलीकॉप्टर बना है, क्या नाम है उसका? धनुष नहीं, अभी एक और नया बना है, प्रचंड. ठीक है ना. तो ये अब सरकार के ऊपर है कि ऐसे डिफेंस हेलीकॉप्टर्स बनाने हैं या फिर हॉस्पिटल बनाना है, इस तरीके से. ठीक है ना. तो ये डिपेंड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस. देन हाउ टू प्रोड्यूस में देखो, जो भी चीज बनेगी अब उसको दो तरीके से बनाया जा सकता है. या तो मैं ज्यादा ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करूं, लेबर फोर्स ज्यादा इंक्लूड कर रहा हूं, या मैं मशीनरी को इंक्लूड करूं. ठीक है. सपोज मुझे गाड़ियां बनानी है, यही टैंक बनाना है कोई भी. ठीक है. तो इसको या तो मैं यूज करूंगा विद द हेल्प ऑफ लेबर. ठीक है. मैंने 100 लोग हायर करे और बेसिकली वो मेरी फैक्ट्री में बैठकर टैंक बना रहे हैं. या फिर मैं क्या, एक मशीन ले आता हूं.
ठीक है, एक मशीन ली जो इन 100 लोगों का काम यहाँ पर कर रही है, तो अब मैं 10 लोग हायर करके भी वही मशीन यहाँ पर बना सकता हूँ। इसको आगे डिटेल में देखेंगे कि कैसे अभी टाइम टू टाइम जो है आपका कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट आ रही है। पहले होती थी लेबर इंटेंसिव, हाथ से काम किया जाता तो नौकरियां ज्यादा होती थी। अब ज्यादा पॉपुलेशन जहां पर होगी तो उनको पता है लोगों को रोजगार देना है, अगर वहां पर मैं मशीन से काम करवाना शुरू कर दिया तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी सोसाइटी में। तो ये भी सरकार को फैसला करना है, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ हाथ से ही चीजें बना रहा हूं तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मशीन का मुकाबला ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता प्रोडक्शन की कैपेसिटी के साथ। तो कौन फैसला करेगा, ये मेन क्वेश्चन है यहाँ पर। हाउ टू प्रोड्यूस, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन होनी चाहिए या लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन होनी चाहिए। कैपिटल इंटेंसिव होगी तो प्रोडक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, और लेबर इंटेंसिव होगी तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट की जाएगी। जैसे ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में अभी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कैसी है, कैपिटल इंटेंसिव। जब प्रोडक्शन होती है उससे इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होते हैं, पैसा कमाया जाता है, उस पैसे को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम बेटर सर्विसेज, ठीक है। अब या तो मैं आपको नौकरी दे दूं, ठीक है, आपको नौकरी दी, आप कमाओगे और आप अपने लिए चीजें खरीद लोगे। अब जब नौकरियां नहीं है तो सरकार आपको चीजें देनी शुरू कर देती है, आपको खाना रहना, ठीक है, पहनना कपड़ा, ये सारा सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सरकार ऐसे डिसीजन लेती है कि मैं कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट कर जो लोगों की जरूरत है वो खुद पूरी कर सकता हूँ। सबके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है इस तरीके से। बट अभी हमने क्या देखना है कि हाउ टू प्रोड्यूस, देन फॉर whom टू प्रोड्यूस। कि हमारी सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, एक रिच और एक पुअर, ठीक है। तो किसके लिए चीजें बनानी है मुझे। अब सपोज डिजिटल इंडिया हम ये इंक्रीज कर रहे हैं तो सरकार चाहती है कि मोबाइल फोन बने, सबके लिए मोबाइल फोन बनाने हैं, ठीक है। बट अगर यही काम एप्पल को करना है तो एप्पल क्या अगर सरकार फोन बनाएगी तो क्या सोचेगी कि फोन कैसा होना चाहिए, सस्ता, हर कोई अफोर्ड कर सके, और अगर फ्री में भी देना पड़े तो मेरे ऊपर भी बर्डन ना पड़े। बट आईफोन जो बना रहा है तो वो क्या देखेगा कि जो लोगों को चाहिए, पता है कि नया वर्जन आने वाला है तो उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी हो तभी लोग खरीदेंगे, ठीक है ना। कुछ और सिक्योरिटी फीचर उसमें ऐड किए जाए, अपग्रेडेशन होगी उसमें से, और ये पता है कि अगर पहला 1 लाख का तो दूसरा 1.5 लाख में भेज रहा हूं तब भी लोग खरीद लेंगे, बिकॉज उनको पता है किसके लिए बनाना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जब सरकार कोई फैसला लेगी तो उसको पता है कि मुझे इनके लिए भी बनाना है और इनके लिए भी बनाना है, लार्जर सेक्टर है तो अमीर गरीब दोनों उसको खरीद सके। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, ठीक है, तो वहां पर हर कोई इलाज ले रहा है, अगर वहां पर इलाज महंगा होगा तो सिर्फ रिच ले पाएंगे, और अगर सस्ता होगा तो अगर अमीर को भी इलाज करवाना वो चला जाए, नहीं तो गरीब तो जा ही रहा है आगे। तो ये फैसला है कि कौन ये चीजें करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है थ्रू आउट द इकोनॉमी। अगर हम देखते हैं तो एवोल्यूशन जब हम सब्जेक्ट का भी पढ़ेंगे तो उसमें देखा गया कि हर एक कंट्री ने अलग अलग लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। किसी ने बोला कि हमारे यहाँ पर ये फैसले कौन लेगा, सरकार लेगी। किसी देश ने बोला कि ये सारे के सारे फैसले कौन लेगा, प्राइवेट सेक्टर लेगा, वो भी हम देखेंगे आगे। किसी ने बोला कि आधा सरकार प्रोड्यूस करे आधा प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करे, इस अकॉर्डिंगली डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है। तो एक बार रीड कर लो जितना अभी तक हमने किया। सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है, study of economic activities formed by economic activities. This is economics. Economic activities means organization of resources. कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं रिसोर्सेज को, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। रिसोर्स क्या है, anything that can be put to use to satisfy human needs, that is the resource. Types of resource, physical resource, human resource and capital resource, ठीक है। Challenges of economy, resources are limited, needs are unlimited, ठीक है, एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूज, हर एक रिसोर्स का एक अल्टरनेट यूज है, ठीक है ना। ये हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, बेसिक क्वेश्चंस इन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। और ये फैसले कौन लेते हैं आपके, इकोनॉमिक एक्टर्स। कौन है इकोनॉमिक एक्टर्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और हाउस होल्ड। जब ये फैसला करेंगे क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, तो ये बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है। देन इकोनॉमी की डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार एवोल्यूशन देखते हैं सब्जेक्ट का। कोई डाउट है अगर यहाँ तक तो आप पूछिए इस ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चांदनी मनजोत, करुणा, नेहा, एनी डाउट।
ठीक है, देन एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स का एवोल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो हम देखते हैं 1776 में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है, एडम स्मिथ को। इन्होंने बुक लिखी थी एक, द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कि 1776 में इन्होंने बुक लिखी, बुक का नाम क्या था, द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, स्टडी किया उस समय के ऊपर कि एक देश जो है वो अमीर कैसे बन रहा है, और जो वर्ल्ड के देश हैं, कंट्रीज हैं, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कुछ रिच हैं कुछ पुअर हैं। ठीक है, तो उनके अमीर होने के पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज द नेचर, कैसे वो अमीर बने और उनके पीछे का कारण क्या है, कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये उन्होंने स्टडी किया। ठीक है ना, तो उस समय सोसाइटी में क्या परसेप्शन थी कि सबसे अमीर देश कौन होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा क्या होंगे, रिसोर्सेज, जिसके पास जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे वो उतना ज्यादा अमीर होगा। तो वर्ल्ड में अब आपने ज्योग्राफी पे थोड़ा सा देखा होगा तो सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच रीजन कौन सा है वर्ल्ड में, अफ्रीका, एशिया, ये रिसोर्स रिच रीजन है। और सबसे ज्यादा वेल्दी कंट्रीज कौन से हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई दोनों स्टेटमेंट, सबसे रिसोर्स रिच रीजन्स आर पूरेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और जो जहां पर रिसोर्सेज की कमी है वो अमीर देश है। तो उन्होंने क्या बताया कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो जितना ज्यादा एफिशिएंट तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करेगा वो उतनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो एडम स्मिथ ने ये बताया कि आपके पास क्या है, एफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, एफिशिएंसी प्लस टेक्नोलॉजी, जो एफिशिएंट वे से ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ रिसोर्सेज को यूज करेगा वो क्या है आपका, एक ज्यादा वेल्थ क्रिएट करेगा। देखो एक बेसिक चीजें आपने देखनी है, जब भी हम चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन के लिए सर्टेन फैक्टर्स हम यूज करते हैं, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड कैपिटल, ठीक है, फोर्थ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब इनकी एक कॉस्ट भी होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि जैसे लैंड का हमें क्या पे करना पड़ता है, रेंट, लेबर को क्या पे करते हैं, वेजेस। ठीक है, और कैपिटल इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चीजें, तो जब भी आप कुछ भी बनाना चाहते हो, चाहे आपने गाड़ियां बनानी है, वीट ग्रो करनी है, सर्विसेज देनी है, तो सबसे पहले कोई जमीन होनी चाहिए, लैंड होना चाहिए जहां पर आप प्रोडक्शन यूनिट लगाओगे। देन काम करने के लिए आपको वहां पर वर्कर्स चाहिए, लेबर फोर्स चाहिए। उसके बाद आपके पास पैसे चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदना है, रेंट देना है, वेजेस देनी है, कैपिटल चाहिए। ठीक है, देन अब इतना काम आप करें, सपोज मैं एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, क्योंकि इस फैक्ट्री में बेसिकली हमने क्या बनानी है, गाड़ियां बनानी है। ठीक है, तो अब वो गाड़ियां मैं बनाऊंगा, मार्केट में बेचूंगा, तो मैं क्यों बेचूंगा, आगे जब मेरा प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ेगा। तो ये बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके होते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, ये तीन रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स है मेरे पास, फिजिकल रिसोर्स है और कैपिटल रिसोर्स है। इन्हीं रिसोर्सेज को एफिशिएंटली जो यूज करेगा वो उतनी ज्यादा अच्छी प्रोडक्शन अपनी इकोनॉमी में कर पाएगा। ये एडम स्मिथ ने यहाँ पर ये बोला। अब क्वेश्चन दो थे इकोनॉमिक एक्टर्स में, हमने देखा कि या तो फैसले व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस सरकार लेते, या ये फैसले किसको दे दे, प्राइवेट सेक्टर को दे दे। एडम स्मिथ ने बोला कि ज्यादा एफिशिएंटली कौन यूज कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर। उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग पावर किसको दे दो,
प्राइवेट सेक्टर को दे दो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर कैसे डिसाइड करेगा, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस क्या है, दो होती हैं, एक है डिमांड और दूसरी सप्लाई, ठीक है। इस तरफ डिमांड और दूसरी तरफ क्या है, सप्लाई। डिमांड मींस अब व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, क्या बनाया जाएगा जो लोग मांगेंगे, क्या पढ़ना है, जो आपने बोला इकोनॉमी पढ़ना है तो आपको वही पढ़ाया गया, ठीक है ना। तो ये आपकी डिमांड है, वही सप्लाई हो रही है। प्राइवेट सेक्टर ऐसे ही करता है, जो कस्टमर डिमांड करता है वही सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अब आपको भूख लगेगी नीचे जाकर, आपको पता है आपके पास पैसे हैं, तो जो चीज आप बोलोगे वहां पर जाकर कि ये मुझे खाना है, आप ऑर्डर दोगे, वो आपको बनाकर दे देगी चीजें, ठीक है। बट अगर यही आप गुरुद्वारा में चले जाओ तो वहां पर जाकर क्या करोगे, डिमांड कि खाना खाना ही थोड़े कि बर्गर दो, मुझे बर्गर खाना है, क्योंकि उनको पता है कि दाल रोटी बनी हुई है, पेट्रोल लाइन में सबको दे दिया जाएगा। तो वहां पर प्रोडक्शन क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, सरकार ने बनाना है, अपनी रिलीजियस बॉडी ने बनाना है और ज्यादा लोगों की जरूरतें पूरी करनी है। बट नीचे हमने उनकी जरूरतें पूरी करनी है जो अफोर्ड कर सकते हैं। आपके पास पैसे जो मर्जी बनवा के करो, पर अगर नहीं है तो आप गुरुद्वारा जाओ, सरकार के पास जाओ, जैसे पीडीएस के थ्रू क्या दिया जाता है, वीट राइस और सीरियल्स आपको दे रहे हैं। ये तो नहीं है कि पिज्जा बर्गर दूध ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रही है सरकार, ज्यादा लोगों को कवर कर रहे हैं आगे। तो उन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशिएंटली, ठीक है, चीजों को प्रोड्यूस कर सकता है, और हमने क्या छोड़ना है, मार्केट फोर्सेस के ऊपर, डिमांड और सप्लाई के ऊपर। जो लोग डिमांड करेंगे प्राइवेट सेक्टर वही प्रोड्यूस करेगा, लोग भी खुश, प्राइवेट सेक्टर भी खुश, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने बोला। तो अगर ये प्रोडक्शन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग प्राइवेट सेक्टर लेगा तो सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट में उन्होंने बोला कि सरकार के दो मेन फंक्शन हैं। एक तो आपकी जो बाउंड्रीज हैं, एक्सटर्नल बाउंड्रीज जो हैं, इनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर में आपने देखा था कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया और 15% हिस्सा जो है यूक्रेन का उसको भी क्लेम कर रहा है रेफरेंडम के बाद कि वो हमारा है, ठीक है। तो वहां पर ये थोड़ी है कि अंबानी जाएंगे वो आगे लड़ने के लिए कि नहीं हमारी फैक्ट्रियां तबाह हो जाएंगी आगे, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, इकोनॉमी में। देन इंटरनली क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। आपस में भी लोग लड़ते रहते हैं रिसोर्सेज के कारण, कई लोग आपस में धर्म के नाम के ऊपर, जाति के नाम के ऊपर लड़कर ना मर जाए, तो इसलिए इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है। तो गवर्नमेंट की ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडम स्मिथ के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ये स्टेट करेगी, देन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद इन दिस स्टेट्स। बाकी सब कुछ किसके ऊपर छोड़ दो, मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दो, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, ठीक है। ये उसकी बुक है, कौन सी बुक का नाम क्या है, द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में उन्होंने ये बुक लिखी थी। उसमें थ्योरी बता रहे हैं कि अच्छे देश वो हो सकते हैं जो इस तरीके से ऑपरेट करेंगे। अमेरिका ने इस थ्योरी को अच्छा लगा जब 1776 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आता है, अमेरिका ने साथ के साथ एडम स्मिथ की थ्योरी को लागू करना शुरू कर दिया और वर्ल्ड में पहला कैपिटलिस्ट कंट्री जो है वो यूएसए इमर्ज आउट होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो जहां पर ये चीजें ड्रॉप हो जाएंगी वहां पर हम क्या बनेंगे, क्या आ रहा है आपका, कैपिटलिज्म। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री टू एम्ब्रेस कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू द थ्योरीज ऑफ एडम स्मिथ, ये उन्होंने बोला, ठीक है। अब एडम स्मिथ इस बुक में दो तीन बातें और भी कहते हैं, ठीक है। उन्होंने एक बात यहाँ पर, ठीक है, और ये बोली, इट इज नॉट फ्रॉम द बेनिवोलेंस, ठीक है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है उनकी, इट इज नॉट from the benevolence of the butcher, brewer, or the baker that we expect our dinners, but from their regard to their own self-interest,
ठीक है, क्या बोल रहे हो, इट इज नॉट फ्रॉम द बेनेवोलेंस ऑफ द बुचर, ब्रूअर और द बेकर, ठीक है, ऑफ द बेकर भी ऐसे टर्म यूज करते हैं, ऑफ द बेकर, दैट वी एक्सेप्ट अवर डिनर, बट फ्रॉम देयर रिगार्ड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। जैसे उस समय यूरोपियन सोसाइटी में थे वो, तो वहां पर तीन चीजें सबसे ज्यादा फेमस थी, या तो बुचर जो मीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो मीट प्रोड्यूस कर रहा है और ज्यादातर लोग मीट कंज्यूम करते थे, या ब्रूअर जो बियर प्रोड्यूस कर रहा है, ड्रिंक की सबसे फेवरेबल क्या थी, बियर थी वहां पर सोसाइटी में, या फिर बेकर जो ब्रेड बना रहा है, ठीक है। तो अगर आपको भूख लगी है तो ये नहीं आप बुचर के ऊपर डिपेंडेंट हो कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है बेचारा, ठीक है, रोज काटता है मुर्गा बकरा, ठीक है, फिर हमारे लिए उसको सर्व कर रहा है, तो उसी के कारण हमें खाना मिल रहा है, तो आप उसकी इसके ये नहीं बोलोगे बहुत ज्यादा दयालु है, या फिर जो ब्रूअर है जो बियर बना रहा है, ये बियर नहीं बनाना तो हमारे लिए क्या होता पीने के लिए, तो उसकी दया के ऊपर ही कभी निर्भर है। अगर बेकर ब्रेड नहीं बनाएगा तो उसके लिए हम निर्भर है, तो हमने उसकी बेनिफिट में उसकी जो दया है उसके ऊपर नहीं डिपेंडेंट करना, बट हमने क्या देखना है, हिज रिगार्ड टू हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट। इन तीनों के अपने सेल्फ इंटरेस्ट है कि अगर मैं मीट काट कर बेच रहा हूँ मार्केट में, मीट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो उससे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा, अगर मैं ब्रेड बनाकर बेच रहा हूँ तो भी मेरा उसमें फायदा है। तो हर कोई अगर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचना शुरू कर दे तो उसमें इनका भी फायदा है, और अगर हर एक पर्सन ऐसे बिहेव करना शुरू कर दे सोसाइटी में तो हर कोई ग्रो करेगा, बिकॉज उसको पता है अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको आगे फ्यूचर में कुछ नहीं मिलने वाला है इस तरीके से। तो अगर कोई कंट्री तरक्की करना चाहता है तो उसको किसके बारे में सोचना है, सबसे पहले अपने बारे में, सेल्फ इंटरेस्ट। हर कोई जब अपने बारे में सोचता है, हर कोई अपनी तरक्की की बात करेगा, सोसाइटी की तरक्की उस तरीके से होगी। जैसे अभी क्लास में, ये क्लास में जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आप स्टूडेंट्स हो, मैं टीचर हूँ, तो आपके लिए आपके सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, पढ़ना अच्छे से, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मेरे सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, पढ़ाना, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा बच्चे पढ़ना पसंद करेंगे कि सर से ही पढ़ना है आगे। तो ये तो जरूरी है कि बच्चों का पेपर क्लियर हो जाए, इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि बहुत ध्यान हो जाए कि बच्चों की कृपा करते हैं आगे, या फिर आप ये कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलो पेपर हो या ना हो सर से पढ़ लेते हैं आगे, ठीक है। सबके अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट है जिसके लिए हर एक आदमी जो है वो काम कर रहा है, और अगर यही सोसाइटी में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, उसने बोला है ये, और यूरोपियन सोसाइटी में यही होता है, हर कोई अपने मतलब के बारे में सोचता है, जिसके कारण वहां पर डेवलपमेंट आपकी आ रही है, ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ पे बोला, ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है, और स्टेट के पास रिसोर्सेज का जो है वो कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसे क्लियर है ना। तो ये बात यहाँ पर कर रहे थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सब ये तय करेंगे। अब ये सिस्टम अच्छा है या बुरा है, अच्छा है, कैपिटलिज्म अच्छा है, तो जिन जिन कंट्रीज में कैपिटलिज्म आया उन कंट्रीज में क्या है, तरक्की की, विकास वहां पर ज्यादा आ रहा है, डेवलपमेंट उधर आपकी हो रही है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। सेकंड थिंग अगर हम देखें, अब इसके ऑपोजिट एक सिस्टम जो इमर्ज होता है वो क्या है आपका, सोशलिज्म, ठीक है। कैपिटलिज्म को कौन एडवोकेट करते हैं, एडम स्मिथ। सोशलिज्म को कौन एडवोकेट करेंगे, कार्ल मार्क्स। 1830 में कार्ल मार्क्स आए, यूरोप में हुए हैं ये। इन्होंने क्या बोला कि कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि जो ये सिस्टम है आपका कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, ये बेसिकली एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है। एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम का मतलब क्या है कि इसमें देखो जो ओनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, ओनर है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, वो तो टाइम के साथ साथ क्या हो जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं। मतलब जिसके पास लैंड है उसके पास, जैसे शोरूम जिसका है उसके पास रेंट आता जा रहा है, तो काम चले या ना चले, इंस्टीट्यूट चले या ना चले, उसके पास तो रेंट आ रहा है आगे, तो वो अमीर होता जा रहा है आगे, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर है या फिर जो कैपिटल जिसके पास पैसा है, जिसने ब्याज के ऊपर पैसा दिया हुआ उसके पास ब्याज आ रहा है, तो वो भी अमीर होता जाएगा। जो एंटरप्रेन्योर है जिसने बिजनेस चलाया हुआ उसके पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो ये अमीर होते जाएंगे। कुछ लोग जो मेन सेक्टर्स ओन करते हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं जो इस क्लास में आते हैं, वर्किंग क्लास में, लेबर में, ठीक है, इनकी क्या हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन, तो ये गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स ने ये ऑब्जर्व किया उस समय की सोसाइटी में, उन्होंने बोला कि देखो अगर एंटरप्रेन्योर अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है, इसके इंटरेस्ट में तो यही है ना प्राइवेट सेक्टर के कि मैं अपने मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊं, तो कैसे मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूं, इन तीनों में से एक चीज कम होनी पड़ेगी। तो क्या जिससे मैंने लैंड रेंट के ऊपर ली है वो रेंट को कम करेगा, लैंड ओनर कभी नहीं करेगा, वो बोले खाली कर दो कोई और आ जाएगा आपकी जगह पे,
ठीक है। अगर पैसा ब्याज के ऊपर लिया हुआ है, क्या वो ब्याज कम करेगा? वो भी नहीं करेगा। तो किसके ऊपर ज्यादा होती है मार? लेबर के ऊपर। तो लेबर की वेजेस क्या कर दी गई? डिक्रीज कर दी गई। ठीक है। तो इनको बोलते हैं कि हम आपको आपकी तरक्की कर रहे हैं। पहले आप 8 घंटे काम करते थे, आपसे 12 घंटे काम करवाया जाएगा, तरक्की हो रही है। ठीक है। अब पहले 15,000 दे रहे थे, आपको 12,000 देंगे, 1 घंटे का 1,000 रुपया आगे। इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होनी शुरू कर दी। सैलरीज और वेजेस कम कर दिए गए, वर्किंग आवर्स क्या हो गए? बढ़ाने शुरू कर दिए। तो एक्सप्लॉयटेशन किसकी हो रही थी? वर्कर्स की। जहां पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ये चीजें आई, तो वहां वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन हुई। ठीक है। तो अब कार्ल मार्क्स ये बोल रहे हैं कि ये तो गलत है, यहाँ तो इनइक्वालिटी बढ़ रही है कैपिटलिस्टिक। इस बार मेंस में क्वेश्चन आया है कि कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ, क्या इंक्लूसिव ग्रोथ आपकी मार्केट इकोनॉमी में पॉसिबल है या नहीं है? आगे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, यही टॉपिक्स अगली क्लासेस में हमने कवर करने हैं। बट ये क्वेश्चन भी आपने सोल्व करना है, यूपीएससी जो मेंस हुए उसमें क्वेश्चन आपको आया था कि क्या इंक्लूसिव ग्रोथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में या मार्केट इकोनॉमी में पॉसिबल है या नहीं है? तो मार्केट इकोनॉमी क्या है? वो इकोनॉमी जो डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलती है, जहां पर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस कौन डिसाइड करता है? प्राइवेट सेक्टर डिसाइड कर रहा है। ऐसी सोसाइटी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कुछ लोग ओन करते हैं, ठीक है ना, और वो लोग अमीर होते जा रहे हैं और दूसरे लोग जो है वो गरीब होते जा रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ पिरामिड जो बेस है आपका, वो वर्कर्स का है, वो गरीब होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी ज्यादा है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में। तो क्या यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ हो पाएगी? अगली क्लास में पढ़ेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, वो डिस्कस करना है। बट मार्केट इकोनॉमी क्या है, ये आज आपने समझ लिया है। समझ गए ना है क्या मार्केट इकोनॉमी? तो ये ध्यान में रखना, इसको लिंक करना है आज। देन ये बोला गया तो इनकी एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसको इससे बाहर कैसे निकाला जाए? ठीक है। एडम स्मिथ बोलते हैं, सॉरी कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये कौन डिसाइड करे? स्टेट डिसाइड करे या फिर गवर्नमेंट डिसाइड करे। सारे फैसले कौन लेगा? सरकार लेगी। ठीक है। अब जब सरकार ये सारे फैसले यहाँ पर ले रही है, तो प्राइवेट सेक्टर के पास कम पावर होगी। ठीक है। गवर्नमेंट सारे फैसले क्यों ले? बिकॉज सरकार जो है वो सबके बारे में सोचती है। सरकार कभी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेगी। सरकार किसके बारे में सोचेगी? वेलफेयर के बारे में, कि लोगों का भला जिस काम में है वो काम किया जाए, वही चीज प्रोड्यूस की जाए। जैसे हमने देखा था कि फोन बनाओ, सस्ता फोन बनाओ जो ज्यादा से ज्यादा लोग अफोर्ड कर सके। ठीक है ना? तो चाहे ये चीज। दूसरी, सरकार कैसे होनी चाहिए? गवर्नमेंट किसकी होगी? वर्कर्स की। कि जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो सरकार का हिस्सा बनेंगे। वर्कर्स विल फॉर्म देयर गवर्नमेंट। एक समय ऐसा आएगा जब लोग वर्कर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन इस हद तक बढ़ जाएगी कि वो अटैक करेंगे ओनर्स के ऊपर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। रेवोल्यूशन की बात वो करते हैं कि वर्कर्स रिवॉल्ट करेंगे, ओनर्स के ऊपर अटैक करेंगे और पावर को अपने हाथ में ले लेंगे। और जब उनके हाथ में पावर आएगी तो सरकार उनकी बन जाएगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, वर्कर्स खुद तय करेंगे आगे इस तरीके से। तो ऐसी, ठीक है, थ्योरेटिकल बातें ये कार्ल मार्क्स यहाँ पर करते हैं उस समय में कि स्टेट्स को अपने हाथ में पावर रखनी चाहिए। ठीक है ना? और ये बातें देखो बेसिकली किसको अच्छी लगी? लेनिन को। जैसे अभी व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट है, उस समय व्लादिमीर लेनिन थे जो बेसिकली रशिया में ही डोमिनेट करते थे। 1917 में, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन आता है। आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, आफ्टर दिस रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन जो है वो यूएसएसआर में कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी जो है वो लागू कर देते हैं, ये सोशलिज्म। ठीक है। वो बोल रहे हैं कि यूएसएसआर पहला ऐसा कंट्री इमर्ज होगा जहां पर सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी होगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस सरकार तय करेगी और इस तरीके से डिसीजन लिए जाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके, वेलफेयर हो सके, है ना। तो हमने ये बोला, और हम प्राइवेट सेक्टर को इतनी पावर नहीं देंगे, हम जो है गवर्नमेंट सेक्टर को ज्यादा पावर देने वाले हैं। और सरकार कैसी होगी? वर्कर्स की सरकार होगी। इस तरीके से सोशलिज्म की बात यहाँ पर करती है। ठीक है। इसमें देखो एक फ्रेज है, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड एंड फ्रॉम ईच
अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, ठीक है, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, कि जिसकी जितनी ज्यादा जरूरत है उससे उतना उसको उतना ज्यादा दिया जाएगा, और जिसके पास जितनी ज्यादा क्षमता है उससे उतना ज्यादा लिया जाएगा। सोशलिज्म में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो जो आप देखो अमीर और गरीब में से सबसे ज्यादा जरूरतें किसकी ज्यादा होती है? गरीब की, तो उनको सरकार ज्यादा देगी, और ज्यादा पेइंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? अमीर की, तो उनसे ज्यादा टैक्स दिया जाएगा। तो ये सोशलिज्म है कि अमीर से लो और गरीब में बांट दो। इस तरीके से इक्वालिटी होनी चाहिए, ताकि जो बहुत ज्यादा अमीर होता जा रहा है उसके रिसोर्सेज सब में बांट दिए जाएंगे, तो सभी एक बराबर आ जाएंगे। तो सोशलिज्म इस तरीके से बोला जाता है, ये ऐसी बात करता है, ठीक है ना। तो इसमें ये बोल रहा है कि कुछ जो बेसिक जरूरतें हैं आपकी, जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, कि ये चीजें कौन प्रोवाइड करेगा? स्टेट प्रोवाइड करेगी। इसमें जो क्या पूछ रहे हो, when we say that what to produce, how to produce, the basic survey for requirement would be the same. So how does it affect what who control what to produce and how to produce? ठीक है, ये लार्जर क्वेश्चन में आपने समझना है। जो जो चीजें हैं लार्जर क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर क्या है कि कैसे एक बड़े लेवल के ऊपर हम पढ़ेंगे ना। इकोनॉमिक्स दो तरीके से होती है, एक माइक्रो है, एक मैक्रो, ठीक है। अभी हम मैक्रो लेवल की बात यहाँ पर कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल की नहीं, कि जो हम चाहते हैं वही चीज इकोनॉमी में प्रोड्यूस करें। अगर आपकी इकोनॉमी में कैपिटलिज्म है तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सारे फैसले कौन दे रहा है? प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बेहतर तरीके से ले रहा है। और अगर सोशलिज्म है तो सरकार ये सारे फैसले ले रही है। अभी सिर्फ इतना यहाँ पर समझना है, इंडिविजुअल माइक्रो लेवल तक अभी इसको मत देखो, ठीक है। कि अगर आप इस लेवल पे देखो कि चीजें प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये था, तो उन्होंने क्या बोला कि फूड, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीजें कौन प्रोवाइड करेगा? स्टेट प्रोवाइड करे, उसकी जिम्मेवारी है। बिकॉज ठीक है, मेनली लोगों का हमने क्या करना है? वेलफेयर करना है। तो जब तक स्टेट ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं करती तब तक लोगों का जो है वेलफेयर नहीं हो सकता इस तरीके से, ठीक है ना। टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, जितनी ज्यादा आपकी जरूरत है, कि जो भी आपकी जरूरत है वो सरकार दे रही है। सबको खाना सरकार दे रही है, कपड़े दे रही है, घर दे रही है, हेल्थ और एजुकेशन दे रही है। इसके अलावा जरूरतें तो अनलिमिटेड है, हमने देखा। तो जितनी जरूरतें बढ़ती जाएंगी उतना ज्यादा आपको मिलता जाएगा। आगे फोन की जरूरत है, सरकार फोन भी दे रही है, फिर वाईफाई भी लगवाएगी सब पे, ठीक है ना। कि इंटरनेट की कॉस्टिंग भी कम हो जाएगा, मेरे घर में ही सब चल रहा है आगे। तो ये जरूरत बढ़ेगी, सरकार को देना पड़ेगा। तो कौन सा सिस्टम ज्यादा अच्छा है आपके में, कैपिटलिज्म या फिर ये सोशलिज्म? अगर वाईफाई देंगे फिर तो सोशलिज्म है, कह रहे हैं, ठीक है ना। सोशलिज्म ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज सब कुछ सरकार प्रोवाइड कर रही है, हमें कुछ नहीं करना आगे, ठीक है ना। हमें क्या करना है? सिर्फ यूज करना है चीजों को, खाना है और अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, ठीक है। बट अब इसका डिसएडवांटेज थोड़ा सा देखो कि अगर ऐसा होना हो जाए, शुरू हो जाए सोसाइटी में, तो फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, मतलब जो ज्यादा कमाएगा उससे लेकर किसमें बटेगा? जो नहीं कमा रहा है। तो अगर पता है कि मैं ठीक है 4 घंटे काम करके 50,000 कमाता हूँ, और अगर मैं 8 घंटे काम करूंगा तो 1 लाख कमाऊंगा, बट जो अगला 50,000 मैं कमाऊंगा उसमें से 30,000 रुपए सरकार ले जाएगी और उसको आप में बांट दिया जाएगा। तो मुझे 5 घंटे और 4 घंटे और काम करके क्या फायदा? ठीक है, जब पता है कि मुझे उतना पैसा मेरे लिए नहीं, हर कोई मेहनत क्यों करता है? बढ़ने के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। कैपिटलिज्म में हमने यहाँ पर देखा, तब आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ा कि 4 घंटे पढ़ोगे तो आपका अपना है, 8 घंटे पढ़ोगे तो जो एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे वो सब में बांट दिए जाएंगे। तो पढ़ना करोगे आप स्टार्ट उसमें से, कि पता है कि 60-60% मार्क्स ठीक है, जिसके 90% मार्क्स आ गए ग्रेजुएशन में, उसके 10-10% बाकी में बढ़ जाएंगे। जिनके कम रह गए, उनकी जरूरत है बेचारों की 25% है, तो 10% और मिल जाए, वो पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आप पढ़ना छोड़ दोगे कि हम भी उतना ही पढ़े जितनी मेरी अपनी जरूरत है। इसके साथ क्या होगा? लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी खत्म हो जाती है सोसाइटी में, ठीक है। यूएसएसआर में यही हुआ कि जब सब सरकार जो है वो प्रॉफिट के को नहीं इंकरेज कर रही, इनोवेशन को इंकरेज नहीं कर रही, तो लोग काम करना बंद कर देते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब में यही होता है, जैसे सरकारी नौकरी लगती है सबसे पहले काम करना छोड़ देते हैं कि आज के बाद काम नहीं करना, तो सेटल हो गया, तनख्वाह आती रहेगी महीने की, काम करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं है। बट प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है?
एक दिन आप काम नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, तीसरे दिन वो आपको निकाल देंगे काम में से, बिकॉज उनको काम करवाना है आगे। तो ये चीज उन्होंने बोला कि जहां कैपिटलिज्म था वहां पर काम किया था एफिशिएंट तरीके से होता है, और जहां कैपिटलिज्म नहीं था वहां पर इनएफिशिएंसी बढ़ती जा रही थी। ठीक है, और जो नहीं काम कर रहा, अब आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, फूड, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, तो आपको काम करने की जरूरत क्या है? पढ़ रहे हो इसलिए पढ़ रहे हो ना, ताकि इसको इम्प्रूव कर सको, अच्छा खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी जगह पढ़ो, अच्छी जगह पर आप रहो, इस तरीके से, है ना। तो अगर पता है कि जो भी रहना सबने एक ही जैसे घरों में है, एक ही जैसे कपड़े पहनने, एक ही जैसा खाना खाना है, तो मेहनत कर कर क्या करेंगे? टाइम के साथ लोग क्या है, मेहनत करना भी छोड़ देते हैं। यही यूएसएसआर में यार 1991 तक यूएसएसआर क्या है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया, बिकॉज इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो ये था। देन अब अगर हम बात करें 1929 के समय में, वर्ल्ड में आता है दी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये हम पढ़ेंगे रिसेशन क्या होता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या होता है। देखो हुआ क्या उस समय में, इस चीज के साथ थोड़ा सा इसको लिंक करना है। जहां कैपिटलिज्म आया, जहां पर भी कैपिटलिज्म था, वहां पर क्या किया गया, लोगों की वेजेस को कम किया गया। जब लोगों की वेजेस कम होती हैं तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, कम। डिमांड का मतलब क्या है कि जब लोग क्या है, ज्यादा चीजें मांगते हैं, तो जब आपके पास पैसे ज्यादा होंगे, ठीक है, तो आप ज्यादा चीजें डिमांड करोगे। बट अगर आपकी सैलरी कम कर दी है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, हो क्या रहा था, वहां पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही थी, लैंड, लेबर, कैपिटल से फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर रही थी ताकि लोग खरीद सके। बट जो खरीदने वाले हैं उनमें ज्यादा लोग कौन से होते हैं, ये लेबर क्लास। ठीक है, जिनकी सैलरीज कम हो रही है, तो इनकी पेइंग कैपेसिटी कम हो गई, तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो जब डिमांड कम हुई तो चीजों के जो दाम है, एक टर्म हम पढ़ते हैं ना इन्फ्लेशन, जब महंगाई बढ़ रही है, और जब महंगाई कम होती है उसको क्या कहा जाता है, पढ़ा है हमने क्लास में, डिफ्लेशन। जब प्राइसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, डिफ्लेशन। तो वर्ल्ड में क्या आई, डिफ्लेशन आई, प्रोडक्शन बंद हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट फैलनी शुरू हो गई। इसका असर कहां पर नहीं हुआ, यूएसएसआर पे, क्योंकि वहां पर कौन था, सरकार था। लोगों की तरफ से डिमांड करने के लिए सरकार कर रही थी, लोगों के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेज के साथ अपनी डिमांड कर रही थी। उस समय ये रियलाइज किया गया कि ना तो बहुत ज्यादा जो सोशलिस्टिक कंट्री है वो अच्छा है, ना ही बहुत ज्यादा कैपिटलिस्टिक कंट्री है अच्छा, हमें क्या चाहिए, एक मिक्सचर चाहिए। तो जो दूसरी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आपके होती है वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में बेसिकली पहले देखो फीचर्स आप लिख दो इनमें से, एक है कैपिटलिस्ट, एक है सोशलिस्ट, ठीक है, और एक है मिक्स्ड इकोनॉमी। मेन इकोनॉमिक एक्टर कौन है, इकोनॉमिक एक्टर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन है, प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज यही फैसले कर रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। यहां पर कौन है, गवर्नमेंट या फिर स्टेट, जो मेन आर्थिक फैसले करे। और मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन है, दोनों, कुछ फैसले सरकार करेगी और कुछ फैसले, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर करेगा। जैसे इंडिया क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और साथ में प्राइवेट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप बेटर एजुकेशन, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स में जा सकते हो। तो ये सिस्टम था, ठीक है। तो इकोनॉमिक डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट लेगी, यहाँ प्राइवेट सेक्टर लेगा, और यहाँ पर दोनों लेंगे। ये बेसिकली किसके लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए, ठीक है, ये वेलफेयर के लिए। ठीक है, यहाँ पर दोनों, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कर रहा है और गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर कर रही है, दोनों चीजें हो रही हैं, ठीक है। देन ऐसी सोसाइटी में बेसिकली क्या होती है, इनइक्वालिटी, बिकॉज जो ओनर है फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन के वो बहुत ज्यादा अमीर होते जाते हैं, और जो वर्किंग क्लास है, लेबर है, वो क्या है, गरीब हो रही है, तो इनइक्वालिटी बढ़ रही है सोसाइटी में। सोशलिस्ट में क्या होता है,
इक्वालिटी लार्जर सेंस में थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर इक्वालिटी है, यहाँ पर दोनों है तो कहीं पर इक्वालिटी है कहीं पर इनइक्वालिटी है, दोनों चीजें आपकी आ रही है। जहां सरकार एंटर करके तो इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है, और जहां प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज्यादा अभी भी हमने देख रहे हैं कि अंबानी अडानी, ठीक है, जो ये है ये सारे बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं, और गरीब भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, उस अकॉर्डिंगली ये चीजें थी। देन इनोवेशन जो है कैपिटलिज्म में इसको क्या है इनकरेज किया जाता है कि आप नई नई चीजें इनोवेट करो, इनोवेशन इज इनकरेज इन दी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहां पर इनोवेट करने की इनोवेशन की पावर किसके पास है, इनोवेशन इज दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनोवेट करना, नई नई टेक्नोलॉजीज को लेकर आना। यहाँ पर दोनों है, ये तो मिक्सचर ही है, दोनों का मिक्सचर है, मिक्स्ड इकोनॉमी। कुछ अच्छी चीजें हमने कैपिटलिस्ट की ले ली, कुछ अच्छी चीजें सोशलिस्ट की ले ली, ये चीजें आपकी आ रही थी, ठीक है ना। एग्जाम्पल, ठीक है, यूएसए और ज्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है आपकी वो कैपिटलिस्टिक है। इसका एग्जाम्पल अभी के लिए आप देख सकते हो रशिया है, चाइना, यहाँ सोशलिज्म है बट साथ के साथ कैपिटलिस्ट भी होते जा रहे हैं। उस समय रशिया यूएसएसआर जो था वो प्योरली सोशलिस्ट था, ठीक है, बट 1991 के बाद रशिया ने भी कैपिटलिज्म इंप्रेस करना शुरू कर दिया है, चाइना में भी कैपिटलिज्म आ रहा है, बट लार्जर से में अगर हम देखते हैं पॉलिटिकली आज भी खुद को सोशलिस्ट बोलते हैं ये दो कंट्री, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल क्या है, इंडिया। बट अगर हम इसको भी लार्जर व्यू में देखें तो वर्ल्ड की ज्यादातर इकोनॉमीज आज के समय में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। कोई बहुत ज्यादा सोशलिस्ट है, कोई बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट है, कोई कम सोशलिस्ट है, कोई कम कैपिटलिस्ट है, डिग्री वेरी करती है, बट कोई प्योरली सोशलिस्ट और प्योरली कैपिटलिस्ट कंट्री आज के समय में नहीं है, ठीक है। कोविड के समय में हमने देखा कि जब लोगों की बेसिक जरूरतों के ऊपर बात आई तो सबसे पहले आगे कौन आया, सरकार, गवर्नमेंट आई, अक्रॉस द वर्ल्ड गवर्नमेंट आगे आई, वैक्सीनेशन के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, मेडिकल एड के लिए। तो ये सिस्टम आपके प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक बार रीड कर लो, कोई डाउट है यहाँ तक तो आप पूछो। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा कहाँ पर होगी, एम्प्लॉयमेंट वैसे डिपेंड नहीं करता है कि कौन फैसले लेगा। सोशलिस्टिक की कौन कंट्री जो है वो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट करती है, कैपिटलिज्म में भी आ जाता है, बट क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्री थोड़ी कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन के ऊपर काम करती है तो वो कुछ पर्टिकुलर टाइप की एम्प्लॉयमेंट ही क्रिएट करती है, जो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। बट अगर नहीं एम्प्लॉयमेंट होगी तो मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार है, जैसे जिनके पास स्किल्ड नहीं है तो उनको मनरेगा के थ्रू जॉब दी जाती है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई ना इंजीनियरिंग के थ्रू आगे। इस तरीके से अगर सोशलिस्ट कंट्री होगी तो जिनके पास काम नहीं है उनको भी काम देने की जरूर वहां पर कोशिश की जाएगी। ये सर जी हाँ, देखो ये जो दोस्त हु स्टडी इकोनॉमी एंड आरबीआई गवर्नर दे फॉर्म द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, आरबीआई गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। अगर हम देखते हैं अलग से इकोनॉमी है तो वो भी इकोनॉमिक एक्टर में कवर किया जाएगा। जो पढ़ रहे हैं उनको नहीं, हम वैसे हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टर्स हैं, हाउस होल्ड से ही आते हैं। जैसे हम सभी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हम सब अपने घरों से आए हैं, तो हम हाउस होल्ड सेक्टर में कवर हो जाते हैं सारी चीजें इस तरीके से, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर भी हाउस होल्ड से आ रहे हैं, हाउस होल्ड भी, क्योंकि डिमांड हमने करनी है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, जो हाउस होल्ड डिमांड करेंगे वही चीजें बनेंगी इस तरीके से, ठीक है। तो अभी आज हमने देखो इकोनॉमिक समझा है क्या, ठीक है, और इकोनॉमी कैसे थी। दूसरी जो टर्म थी हमारी वो थी इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी क्या है, इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ओवर अ ज्योग्राफी, कि जब हम किसी ज्योग्राफी के ऊपर इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को लागू करते हैं तब उसको इकोनॉमी बोला जाता है। कि इंडिया में कैसी इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इंडिया में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, तो हम इंडियन इकोनॉमी टर्म यूज करते हैं। ऐसे अमेरिका क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो अमेरिकन इकोनॉमी,
इकोनॉमी टर्म का अपना कोई मतलब नहीं है, बट इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को जब हम एक ज्योग्राफी के साथ जोड़ देते हैं तब वो इकोनॉमी बनता है। लिख लो, इकोनॉमी इज द मैनिफेस्टेशन, इकोनॉमी इज द मैनिफेस्टेशन of economics. Economy is the manifestation of economics over a geography. Okay, economy is the manifestation of economics over a geography. ठीक है, when we study the principles of economics, when we study the principles of economics over a geography, comma region, over a geography, comma region or country, it is known as economics. Over a geography, region or country, it is known as economics. For example, economy, sorry, it is known as economy. For example, Indian economy, American economy. For example, Indian economy, American economy, etc. ठीक है, तो ये टाइप्स हो जाएंगे, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, ओपन, क्लोज्ड इकोनॉमी, बट ज्योग्राफी के साथ पढ़ना। हमारे सिलेबस में क्या है, इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमी है? इंडियन इकोनॉमी, ये है आपका सब्जेक्ट। जो भी यूपीएससी की बुक आप देखते हो ना, तो उसमें ये लिखा होता है इंडियन इकोनॉमी। जैसे जो हमने ये पढ़ा संजीव वर्मा की इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा, तो इंडिया में कैसे इकोनॉमिक डिसीजन आपके आ रहे हैं? डेवलप इकोनॉमीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज वहां पर बोल सकते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ ऐसे भी बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुई, तो वो इकोनॉमी का ही पार्ट बन जाता है, उसका पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी हमने यहाँ पर क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद तो नेक्स्ट जो हमने टॉपिक कवर करना है वो बेसिकली हम करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार हम पहले जो ग्रोथ है उसके पैरामीटर्स देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, बिकॉज यहाँ से मेंस में क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। ठीक है ना, तो उसको पढ़ना है। और दूसरी चीज और ध्यान में रखनी है, इकोनॉमिक्स अगर पढ़ना है तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर बीच में 2 या 3 क्लासेस मिस कर दी तो कुछ समझ नहीं आएगा। या आप पूछ सकते हो अपने सीनियर से जो है यहाँ पर, अगर बीच में मिस हो जाता है फिर बाद में समझ आना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हर एक चीज जो है वो आगे रिलेटेड है। जो आज हमने पढ़ा ना इसको कल रिलेट करूंगा, जो कल पढ़ेंगे उसको परसों रिलेट किया जाएगा। एटलीस्ट 10 से 15 क्लासेस जो आपकी हैं, ठीक है, तब तक आपने कंसिस्टेंट रहना है। और इन केस अगर ड्यू टू एनी रीजन आपकी क्लास मिस हो जाती है तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है, वहां से आपने कवर करना है। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूअसली कवर करोगे, बीच में मिस नहीं करोगे, तो 15 दिन के बाद एक अच्छे से इकोनॉमी समझ आ जाएगी। और फिर न्यूज़पेपर पढ़ना समझना कोई बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा। और ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है जब हम देखते हैं ना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसमें लैग करते हैं। अगर आप देखोगे ना तो सबको बोरिंग लगेगा, किसी को समझ नहीं आ रहा, बट अगर आपको एक बार चीजें समझ आ गई तो आसानी से इसके क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो। आसान क्वेश्चन आते हैं और सबसे अच्छी भी यही क्वेश्चन आपके बनाते हैं। ठीक है ना, तो समझने के लिए न्यूज़पेपर समझने के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज डेली इसके ऊपर जो है वो न्यूज आपकी आ रही है न्यूज़पेपर में। तो कंसिस्टेंट रहना है और वही प्रोसेस के ऊपर ध्यान रखना है कि जो अभी क्लास में पढ़ा उसको पढ़ो, घर जाकर रिवाइज करो, रिवाइज करके कल क्लास में आने से पहले भी रिवाइज करो। और अगर कोई डाउट आते हैं तो वो भी पूछो, बिकॉज 2 वे होना चाहिए। 1 वे अगर रहेगा तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, आपको कोई डाउट हो रहा है तो उसको पूछो, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा और ज्यादा बातें निकल कर आती हैं। अगर सिर्फ मुझे ही पढ़ाना होगा तो 2-4 चीजें कम ही पढ़ा कर जाऊंगा क्लास में, ऐसे नहीं। अगर आप पूछोगे तो 10 चीजें ज्यादा पढ़ा कर जाऊंगा। ठीक है ना, तो दोनों तरीके से रखना और इस चीज को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कोई डाउट है तो आप पूछिए। ओके, ठीक है, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।